नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे एएलपी 2018 का फर्स्ट क्वेश्चन पेपर जो 9 अगस्त 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई यूनिट, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन, कूलाम्ब, ओम या जूल? तो देखो, न्यूटन तो जो होती है वो फोर्स की यूनिट होती है, और कूलाम्ब जो होती है वो होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट, और जो जूल है वो होती है हीट एनर्जी या वर्क। हीट एनर्जी वर्क तीनों की जो है यूनिट जूल होती है। तो बचा क्या? ओम। ओम जो है वो प्रतिरोध की यूनिट होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन दिया है, क्या x-5 एक सम संख्या है? x एक वास्तविक संख्या है, और दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि x-15 एक पूर्णांक है, मतलब x-15 एक इंटीजर है, और x-10 एक विषम पूर्णांक है, मतलब ओड इंटीजर है। तो पहले तो दोनों जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं कथन, उनके हिसाब से क्या इक्वेशन बन रही है वो बनाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से क्या बोल रहा है, x-15 एक पूर्णांक है। तो x-15 पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, सम संख्या भी हो सकती है, विषम संख्या भी हो सकती है। तो हमने x-15 एक बार तो सम संख्या मान ली, पूर्णांक, और एक x-15 को एक बार विषम पूर्णांक मान लिया। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन से, तो x की वैल्यू आएगी 25, और इससे आएगी x की वैल्यू 24। अब फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि ये क्वेश्चन को सही साबित कर पाता है या नहीं। तो क्वेश्चन में क्या है, क्या x-5 एक सम संख्या है? तो x में से 5 माइनस करने पर क्या आनी चाहिए? सम संख्या। तो x में से पहले इस इक्वेशन में से 5 माइनस करते हैं, तो क्या आएगा? 25 में से 5 माइनस करेंगे तो 20, जो कि एक सम संख्या है। अब दूसरी इक्वेशन को भी चेक करते हैं। दूसरी इक्वेशन में 24 में से 5 माइनस करते हैं, तो क्या आएगा? 19, जो कि एक विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। तो स्टेटमेंट वन जो है, कथन एक अकेला जो है, वो क्वेश्चन को सही साबित नहीं कर पा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट को। अगला स्टेटमेंट बोल रहा है x-10 एक ओड इंटीजर है, विषम पूर्णांक। तो x-10 को जो है सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से x-10 को एक ओड इंटीजर मान लेते हैं। ओड मतलब विषम इंटीजर। इंटीजर वो होता है जो पॉइंट में ना हो। तो 13 एक विषम संख्या है और एक इंटीजर है। अब इसमें से x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू आएगी 23। अब इस 23 को यहाँ पर पुट करके देखते हैं क्वेश्चन में ये सही साबित कर रहा है या नहीं। तो x की वैल्यू 23 जब रखेंगे तो 23 में से 5 माइनस करने पर क्या आएगा? 18। x-5 की वैल्यू आएगी 18, जो कि एक सम संख्या है। अब x इक्वल टू 23 को आगे क्वेश्चन में रखते हैं, मतलब 23 जो x की वैल्यू है वो एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक मतलब रियल नंबर। तो 23 एक रियल नंबर है, 23 रियल नंबर भी है, और इसमें से 5 माइनस करने पर ये एक सम संख्या भी बनती है। तो अकेला स्टेटमेंट टू काफ़ी होगा क्वेश्चन को सही साबित करने के लिए। स्टेटमेंट वन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शन में देखते हैं, एक ही ऑप्शन है थर्ड, जिसमें दिया है कि केवल कथन दो पर्याप्त है। कथन दो जो स्टेटमेंट टू है वो पर्याप्त है, जबकि केवल एक कथन एक अपर्याप्त है। अकेला कथन एक अपर्याप्त होगा क्वेश्चन को सही साबित करने के लिए, जबकि कथन दो जो है वो अकेला काफ़ी होगा, पर्याप्त होगा। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मजदूरों के दो प्रकार है। दो प्रकार के मजदूर है। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूरों से 3 गुना ज़्यादा काम करते हैं। मतलब पहले प्रकार के मजदूर जो है काम तेज़ी से करते हैं। अगर वो तेज़ी से काम करेंगे तो उनको समय कम लगेगा। तो पहले प्रकार के मजदूरों को समय कम लगेगा। तो पहले प्रकार के मजदूरों को मान लेते हैं ए टाइप वन के मजदूर है, उनको मान लेते हैं एक्स दिन का समय लगता है। अब जो दूसरे टाइप के मजदूर है वो धीरे काम करेंगे तो उनको समय ज़्यादा लगेगा। 3 गुना धीमे काम करते हैं तो 3 गुना ज़्यादा समय लगेगा टाइप टू के मज़दूरों को। तो ए जो है ए टाइप के मज़दूर वो एक्स दिन में काम पूरा करते हैं, और बी टाइप के मज़दूर जो है वो 3x दिन में उस काम को पूरा करते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहले प्रकार के 12 मज़दूर किसी कार्य को 10 दिनों में कर डालते हैं। मतलब उस काम को 12 मज़दूर 10 दिनों में करते हैं। तो टाइप वन के जो एक मज़दूर है वो उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो अगर 12 मज़दूर 10 दिन में पूरा कर रहे हैं तो एक मज़दूर को तो ज़्यादा दिन लगेंगे। तो 12 मल्टीप्लाई 10, तो जो टाइप वन के जो मज़दूर है उनमें एक मज़दूर को कितने दिन का समय लगेगा काम को पूरा करने में? 12 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 120 दिन। अब हमें पता है कि बी टाइप के जो मज़दूर है उनको ए से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। तो अगर ए टाइप के एक मज़दूर को 120 दिन का समय लग रहा है, तो बी टाइप के एक मज़दूर को कितने दिन का समय लगेगा?
3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3x, तो बी टाइप के एक मजदूर को काम करने में टाइम लगेगा 360 दिन का। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के मजदूर और 8 दूसरे प्रकार के मजदूरों को कितना समय लगेगा। अब हम अपनी ये जो इक्वेशन बनी है 3, इनको सोल्व करके आंसर निकालेंगे। तो यहाँ बोल रहा है कि टाइप 1 का एक मजदूर 120 दिन में काम पूरा करता है, तो एक दिन में वो कितना काम पूरा करेगा टाइप 1 का मजदूर। इसको इक्वल के इधर ले जाके डिवाइड कर देंगे, तो 1 डिवाइड बाई 120। तो टाइप 1 का एक मजदूर एक दिन में कितना काम करेगा, 1/120। इसी प्रकार टाइप 2 के जो एक मजदूर है उसको समय लगता है 360 दिन का, तो टाइप 2 का जो एक मजदूर है वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 डिवाइड बाई 360। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक दिन का काम आ जाएगा, अगर दोनों टाइप 1 और टाइप 2 से एक एक मजदूर काम करता है तो। लेकिन वो पूछ क्या रहा है, 4 पहले प्रकार के मजदूर काम करते हैं, तो ये एक मजदूर का काम है 1/120, तो 4 पहले मजदूरों का काम कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आगे क्या बोल रहा है, 8 दूसरे प्रकार के मजदूर काम करते हैं, तो ये दूसरे टाइप के मजदूरों का एक दिन का काम है एक आदमी का, तो 8 आदमियों का काम कितना हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 गुना काम हो जाएगा। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल काम कितना होगा दोनों को ऐड कर देंगे। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/120 को, तो आएगा 1/30। और जब 8 से 1/360 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/145, सॉरी 1/45। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 1 डिवाइड बाई 18। अब ये 1 डिवाइड बाई 18 क्या आया, ये 4 तो पहले टाइप के मजदूर और 8 दूसरे टाइप के मजदूरों द्वारा एक दिन में किया गया काम, 1/18 काम करेंगे वो। तो 1/18 काम के लिए उनको एक दिन का समय लगता है, तो एक काम के लिए उनको कितना समय लगेगा, 18 दिन का समय लगेगा, तो 18 हमारा आंसर हो जाएगा। जो आया ये आया उसको उल्टा कर देना है, तो 18 हमारा आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे चित्र से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा चित्र पहले चित्र से संबंधित है। तो दूसरा फिगर जो है, दूसरा चित्र वो पहले चित्र से संबंधित है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या आना चाहिए जो पहले फिगर से संबंधित हो। तो इसमें देखो ध्यान से, ये जो अंगूठी है वो कहाँ पहनी जाती है, उंगली में। उसी प्रकार ये ताज है, ये कहाँ पर पहना जाता है, ये पहना जाता है सर पे। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में सर का फोटो है, तो सर का फोटो है ये थर्ड ऑप्शन, तो सर के ऊपर पहना जाएगा ताज। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें एक क्वेश्चन दे रहा है, क्या राजू को यात्रा करना पसंद है। अब इसके लिए दो स्टेटमेंट भी दे रखे हैं, दो वाक्य। इन दोनों वाक्य से पता लगाना है कि कौन सा वाक्य इस क्वेश्चन को सही साबित कर पाएगा। तो राजू को यात्रा करना पसंद है, ये कौन से वाक्य से पता चलेगा, पढ़ते हैं वाक्य। राजू ने भारत के पूर्व पश्चिम उत्तर एवं दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया है। तो राजू ने सभी प्रांतों का दर्शन कर लिया, मतलब इससे ये पता लगा सकते हैं कि उसे घूमना पसंद है, उसे यात्रा करना पसंद है। तो स्टेटमेंट 1 सही है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद है। अब देखो, दोस्तों के साथ रहना और यात्रा करना दोनों अलग अलग हॉबी होती है। वो दोस्तों के साथ रहता है, इसका यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 आंसर उसके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पर्याप्त होगा। स्टेटमेंट 2 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कौन से ऑप्शन में है ऐसा, ऐसा सेकंड ऑप्शन में है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए वाक्य 1 केवल पर्याप्त होगा। स्टेटमेंट 1 इज अलोन इज सफिशियंट, बट वाक्य 2 केवल पर्याप्त नहीं है। अलोन स्टेटमेंट 2 इज नॉट सफिशियंट, अकेला स्टेटमेंट 2 पर्याप्त नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है, नोड ऑफ रेनवेयर आर माइक्रोस्कोपिक गैप्स फाउंड विथ इन। तो ये जो माइक्रोस्कोपिक गैप्स है नोड ऑफ रेनवेयर, ये किसके बीच में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं माइलिनकृत एक्सोन के बीच में। नोड ऑफ रेनवेयर्स का क्या काम होता है, इस सूक्ष्म गैप का, इस सूक्ष्म गैप का सूक्ष्म रिक्त स्थान का काम होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एक नोड से दूसरे नोड तक तेजी से पहुंचाना। तो नोड ऑफ रेनवेयर्स जो है ये गैप्स पाए जाते हैं माइलिनीकृत एक्सोन्स के बीच में। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेवन्थ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करंट अफेयर से है 2018 का। ये अभी नहीं पूछेगा, ऐसा याद नहीं रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको जनवरी 2024 से बाद के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, जब एग्ज़ाम होता है तब तक।
फिर भी ये बुक किसने लिखी है? द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स पुस्तक के लेखक कौन है, जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन लिटरेरी अवार्ड के लिए चुने गए हैं? वर्तमान मतलब 2018 की बात कर रहा है ये। तो ये बुक लिखी थी चेतन भगत ने। आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे शॉर्ट वीडियोज़ में, डेली करंट अफेयर्स डालता रहता हूँ मैं, देख लेना वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोलता है फाइंड द मिसिंग टर्म यूजिंग द अबोव सीक्वेंस। जो अपने पास ये वाली सीक्वेंस दी हुई है, इसके हिसाब से इस वाली खाली जगह में क्या आएगा वो बताना है। तो देखते हैं ए बी सी, यहाँ पर दिया हुआ है ए बी सी। इस सीरीज में ए बी सी यहाँ पर दे रखा है। फिर ए बी सी की वैल्यू क्या दे रखी है इसने? @*2। तो लास्ट में देखो, लास्ट से चलेंगे जब @*2, तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आएगी। मतलब ए जो शुरू वाला है उसकी वैल्यू क्या क्या आएगी? लास्ट वाली वैल्यू। और जो बी की वैल्यू है, वो बी की वैल्यू आएगी स्टार। बी जो है शुरू से सेकंड नंबर पर है, तो लास्ट से सेकंड नंबर पर कौन है? स्टार। और जो सी है वो शुरू से थर्ड नंबर पर है, तो लास्ट से थर्ड नंबर पर कौन है? 2। तो इस तरह से ए बी सी की वैल्यू आएगी @*2। इसी तरह से एंड हैज़ ई, इसकी वैल्यू क्या आएगी? एंड जो है वो शुरू से कौन से नंबर पर है? 1 2 3 4, चौथे नंबर पर एंड है। अब लास्ट से चौथे नंबर पर कौन है? 1 2 3 4, ये वाला साइन है। लास्ट से चौथे नंबर पर है ये वाला साइन। तो सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में ये वाला साइन है। अब सेकंड देखते हैं, हैज़। हैज़ की जगह पर क्या आएगा? हैज़ की जगह पर आएगा, हैज़ कौन से नंबर पर है शुरू से? 1 2 3 4 5 6। हैज़ जो है वो छठे नंबर पर है। तो लास्ट से छठे नंबर पर कौन है? 1 2 3 4 5 6, एच। लास्ट से छठे नंबर पर आएगा एच। तो सेकंड ऑप्शन में भी एच है और फोर्थ में भी एच, तो हमें थर्ड भी देखना पड़ेगा ई। तो ई जो है शुरू से कौन से नंबर पर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवें नंबर पर ई है। तो लास्ट से आठवें नंबर पर कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, क्वेश्चन मार्क। तो लास्ट से आठवें नंबर पर है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क फोर्थ ऑप्शन में है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेप्रोट्रोप। सेप्रोट्रोप क्या होता है? सेप्रोट्रोप वो होता है जो खुद के फूड के लिए दूसरे डेड मरे हुए जीवों पर या सड़े गले सड़ने वाली चीज़ों पर डिपेंड करता है फूड के लिए। तो इसमें मैन, पिग्योन कबूतर और एलगी सेवाल, ये सब जो है खुद का फूड खुद बना सकते हैं। लेकिन मशरूम खुद का फूड खुद नहीं बना सकता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल भी नहीं होता है। तो ये खुद के फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होता है, तो इसको बोलेंगे हम सेप्रोट्रोफ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला 10वां क्वेश्चन है। एक कथन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इससे इस कथन से क्या क्या निष्कर्ष निकल रहे हैं। तो कथन क्या बोल रहा है? महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है, जिससे रहने लायक स्थान की कमी तथा लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। महानगरों की जनसंख्या बढ़ने के कारण रहने लायक स्थान की कमी हो रही है और लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। अब इससे क्या क्या निष्कर्ष निकल सकता है? पहला निष्कर्ष है, सरकार को शहर विकास की पुनर्योजना बनानी चाहिए। सिटी के रीडेवलपमेंट के लिए योजना बनानी चाहिए सरकार को। सही बात है, ऐसा करना चाहिए। दूसरा निष्कर्ष क्या कर रहा है? सरकार को अवैध इमारतों को गिरा देना चाहिए और लोगों के लिए छोटे मकान बनानी चाहिए। अवैध इमारतों को गिरा करके छोटे मकान बनाने से कैसे जीवन स्तर में गिरावट रुक जाएगी? तो ये स्टेटमेंट 2 गलत है और सिर्फ निष्कर्ष 1 फॉलो कर रहा है। तो ऐसा कौन से स्टेटमेंट कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? थर्ड ऑप्शन, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। निष्कर्ष 2 गलत है, ये अनुसरण नहीं करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला 11वां क्वेश्चन है। कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं ऊपर दो, और फिर नीचे कॉन्क्लूजन दिए हुए हैं दो। तो हमें पता लगाना है कि इन दो स्टेटमेंट से कौन कौन से कॉन्क्लूजन निकल रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, कुछ फल सब्जियां है। तो कुछ ये फल हो जाएंगे, फल। कुछ फल सब्जियां हैं, सब्जियां है। इससे ये डायग्राम बन जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है? कुछ सब्जियां खाद्य नहीं है। ये कुछ सब्जियां है, ये खाद्य नहीं है। तो खाद्य नहीं है, खाद्य सब्जियों से अलग हो जाएगा। अब निष्कर्ष क्या बोल रहा है? फर्स्ट निष्कर्ष बोल रहा है, कुछ फल खाद्य नहीं है। कुछ फल खाद्य नहीं है, ऐसा ये कैसे बोल सकता है? कुछ फल खाद्य हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि कुछ सब्जियां खाद्य नहीं है, लेकिन उसने ऐसा तो नहीं बोला कि कुछ फल खाद्य नहीं हो सकते। कुछ फल खाद्य हो सकते हैं। तो निष्कर्ष 1 तो गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष है, कुछ सब्जियां फल है। अगर कुछ फल सब्जियां हैं तो कुछ सब्जियां जो है वो फल भी हो सकती है, जो ये बीच का कॉमन पोर्शन है ये वाला। तो स्टेटमेंट 2 निष्कर्ष 2 सही होगा। तो स्टेटमेंट 1 तो गलत हो जाएगा, कॉन्क्लूजन 1 तो गलत हो जाएगा और कॉन्क्लूजन 2 सही हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है ये? केवल निष्कर्ष 2, कॉन्क्लूजन 2 इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 12वां क्वेश्चन, उस टाइम 2018 में जो तमिलनाडु के नए राज्यपाल थे
नए राज्यपाल बने थे फरवरी 2018 में, उसके बारे में पूछा था। अभी ये याद नहीं रखना है क्योंकि राज्यपाल बदलते रहते हैं। तो अभी जनवरी के बाद जो अपडेट हुई है किसी भी स्टेट में राज्यपाल के बारे में, वो आपको याद रखना होगा। कोई भी अपडेट होगी तो आपको शॉर्ट वीडियोज़ में मिल जाएंगे करंट अफेयर्स में इसी चैनल पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा। मतलब इन चार में से वो कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी कीमतों में अगर वृद्धि कर दी जाए तो इसके साथ साथ बाकी सभी प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ जाएगी। तो वो है पेट्रोलियम। अगर पेट्रोलियम की प्राइस बढ़ा देंगे तो इसके साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ियों के लिए तेल भरवाना पड़ेगा और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ेगी। तो जितने भी प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्टेशन के जरिए मंगवाए जाते हैं उन सब की कॉस्ट बढ़ेगी। तो पेट्रोलियम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी कीमतों में वृद्धि करने पर बाकी प्रोडक्ट्स की कीमतें भी बढ़ जाएगी और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड म्यू इक्वल टू 4/3। मतलब है कॉन्वेक्स मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ एफ है, उसको एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 के लिक्विड में डुबोया जाता है। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इन लिक्विड विल बी। तो लिक्विड में डुबा देने के बाद उसकी फोकल लेंथ पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो फोकल लेंथ पर, मिरर की फोकल लेंथ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिरर को किसी भी लिक्विड में डुबोया जाए, एयर या लिक्विड कहीं पर भी रखा जाए, उसकी फोकल लेंथ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फोकल लेंथ सेम रहती है। तो उसकी फोकल लेंथ पहले एफ थी तो बाद में भी एफ ही रहेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है। तो एक सीढ़ी लगा देते हैं, ये दीवार है और ये सीढ़ी है और ये ग्राउंड हो जाएगा और इसकी लंबाई क्या है 13। अब आगे क्या बोल रहा है, जो सड़क के किनारे की ज़मीन से 12 मीटर ऊपर है। जो सड़क के किनारे की ज़मीन है इससे ये 12 मीटर ऊपर है, मतलब ये खिड़की कितनी ऊपर है 12 मीटर। आगे देखते हैं, यदि इसके पास को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरे ओर से लगाया जाए, मतलब ये जो सीढ़ी का जो नीचे का हिस्सा है वो वहीं रहेगा। अब इसको क्या करना है, रोड के अपोजिट साइड में घुमा देना है, रोड के अपोजिट साइड में घुमा देना है। और तो यह खिड़की तक 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। तो दूसरी तरफ जो दीवार है सड़क के किनारे, उस दीवार पर एक खिड़की है 5 मीटर ऊंचाई पर, उस खिड़की तक ये पहुंच जाती है और ये ग्राउंड हो जाएगा नीचे। और सीढ़ी की लंबाई तो वहीं रहेगी सेम 13। तो क्या पूछ रहा है, सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये सड़क की चौड़ाई ज्ञात करनी है हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अब इसमें सिंपल पाइथागोरस प्रमेय लगानी है दोनों में। एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है, जो लंब और आधार का स्क्वायर जो है वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 12 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। जब इनको माइनस करें, एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास 5 मीटर। एक्स की वैल्यू आएगी 5 मीटर। अब इधर मान लेते हैं वाई है, ये वाई है। अब ये कैसे आएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 144, और 144 का रूट करने पर वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो वाई की वैल्यू आएगी हमारे पास 12। तो ये वाई की वैल्यू आ गई, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो सड़क की चौड़ाई टोटल कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई। एक्स और वाई को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना आएगा, 12 और 5 17 मीटर। तो 17 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सिंबल्स दैट आर प्रिसीडेड बाई ए नंबर। ऐसे कितने सिंबल है जिनके पहले एक नंबर आता है इन द गिवन एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें ऐसे कितने सिंबल है जिनके पहले नंबर आता है। तो देखते हैं, एक तो ये एंड, एंड वाला, इससे पहले द्वारा है, और इसके बाद में बस इसके अलावा और ऐसा कोई सिंबल नहीं है जिससे पहले नंबर आता हो। तो सिर्फ एक ही ऐसा सिंबल है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द गिवन क्वेश्चन एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशियंट टू आंसर। ये जो अपने पास एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि बिटवीन एक्स एंड वाई हु इज बेटर डांसर। एक्स और वाई के बीच में कौन बेहतर डांस कर लेता है। तो कौन बेहतर डांस कर लेता है, ये दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। दोनों स्टेटमेंट इसकी सही व्याख्या करते हैं या नहीं देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, एक्स हैड गिवन मोर डांस ऑडिशंस। एक्स ने ज़्यादा डांस ऑडिशन दिए हैं, तो ज़्यादा डांस ऑडिशन देने से वो ज़्यादा बेहतर डांसर हो जाता है, ऐसा तो कोई रूल नहीं है। तो स्टेटमेंट वन सही नहीं होगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, वाई हैड गिवन मोर स्टेज परफॉर्मेंस। हाँ, स्टेज परफॉर्मेंस देने से ये पता ज़रूर लग सकता है कि वो एक बेहतर डांसर है,
लेकिन डांस ऑडिशन देने से ये कभी पता नहीं चलेगा। तो स्टेटमेंट टू सही हो जाएगा। तो अकेले कथन दो पर्याप्त है। स्टेटमेंट टू इज एनफ सफिशियंट, वाइल स्टेटमेंट वन अलोन इज इनसफिशियंट। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, द रिफ्लेक्टर ऑफ ए सर्च लाइट। सर्च लाइट का जो रिफ्लेक्टर होता है वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर कैसा होता है? इस तरह से होता है, और इस साइड में, बाहर की साइड में पॉलिश की होती है, और प्रकाश की किरणें इधर से आती है, इस तरह से। ये कॉनकेव मिरर होगा। तो ये यूज किया जाता है सर्च लाइट में। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन भी करंट अफेयर का है। मार्च 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार इलाहाबाद बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो ये बैंक के सीईओ जो अभी अभी अपडेट हुए हैं 2024 में, वो याद रखना है आपको। ये याद नहीं रखना है कौन था 2018 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक प्रजनन डिफर फ्रॉम सेक्सुअल प्रोडक्शन। सेक्सुअल प्रोडक्शन मतलब लैंगिक प्रजनन। इन दैट, इन एसेक्सुअल प्रोडक्शन, पूछ रहा है कि एसेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या होता है। एसेक्सुअल प्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होता है। जैसा उसका पेरेंट होता है सेम टू सेम वैसा का वैसा होता है। कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है, या बहुत कम जेनेटिक वेरिएशन होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, द न्यू ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। तो एसेक्सुअल प्रोडक्शन में जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, और सेक्सुअल प्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन होता रहता है, जेनेटिकली वेरिएशन होता है। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें एक प्रॉब्लम फिगर दी हुई है और एक आंसर फिगर दिया हुआ है। इस प्रॉब्लम फिगर में एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। इन चार ऑप्शन है ए बी सी डी, इनमें से। तो देखते हैं इसमें क्या बता रहा है। जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में जो सर्कल के दो ब्रांच है, सर्कल के ऊपर दो ब्रांच वाला, वो तो आ गया सेकंड नंबर पर। और जो तीन ब्रांच वाला है वो सेकंड नंबर पर था, और नीचे वाली रो में फर्स्ट नंबर पे आ गया। मतलब एक स्टेप पीछे खिसक जा रहा है, मतलब इस तरफ खिसक जा रहा है। तो ये जो दो ब्रांच वाला है वो आ गया इधर, और तीन ब्रांच वाला आ गया इधर, और जो फर्स्ट पर है चार ब्रांच वाला वो चला जाएगा लास्ट में। अब ऐसे ही जो सेकंड ब्रांच से थर्ड ब्रांच कैसे बनेगी, ये जो चार ब्रांच वाला है वो आ जाएगा सेकंड नंबर पर, और जो दो ब्रांच वाला है वो आ जाएगा फर्स्ट नंबर पर, और ये जो तीन ब्रांच वाला है वो आ जाएगा लास्ट में। अब इसमें देखो तीन ब्रांच वाला सिर्फ ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल हैव एन इरेशनल स्क्वायर रूट। इरेशनल क्या होता है? इरेशनल होता है जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिख सके। मतलब जो ना तो पॉइंट के बाद ना तो टर्मिनेट हो रहा हो, और ना ही कोई रिपीट होने वाली सीक्वेंस बना रहा हो, तो उसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो जब इनका स्क्वायर रूट करेंगे, जब इस नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे, तो 1024 का स्क्वायर रूट होता है 32। ये एक रेशनल नंबर है। और 2401 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 49। और 4096 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 64। और 2048 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 45.2548। इस तरह से आगे चलता रहेगा ये। तो इसमें सब जो है टर्मिनेट हो रहे हैं, सिवाय फोर्थ ऑप्शन को छोड़ के। इसमें फोर्थ ऑप्शन में ना तो पॉइंट के बाद ये डिजिट्स टर्मिनेट होंगे, और ना ही कोई ऐसी सीक्वेंस बनाएंगे जिसमें सीरीज रिपीट हो रही हो। तो ये हो जाएगा इरेशनल स्क्वायर रूट, फोर्थ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को पार करती है। तो पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी? तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके और 3600 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इक्वल टू डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। जो पुल की लंबाई है, वो पुल की लंबाई 100 मीटर है, और रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं कि x मीटर है, तो यहाँ पर प्लस x कर लेंगे, डिवाइड बाई टाइम। टाइम कितना ले रही है? 10 सेकेंड का। अब इस पूरे जुगाड़ को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 150 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी 150 मीटर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कंपनी एबीसी की बिक्री कैसी रही। तो उसकी बिक्री कैसी रही, इसके लिए हमें कथन दे रखे हैं, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। इन स्टेटमेंट से हमें पता लगाना है
कि इन दोनों स्टेटमेंट से पता चलता हो कि कंपनी एबीसी की बिक्री कैसी रही। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, कंपनी एबीसी ने 75,000 साबुन 70 रुपये प्रति नग के हिसाब से बेचे। तो उसने 75,000 साबुन बेचे 70 रुपये प्रति नग से, तो इससे उसकी बिक्री कितनी हो रही है ये हमें मालूम चल रहा है। तो स्टेटमेंट वन सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है उत्पादन के क्षेत्र में एबीसी के पास कोई दूसरा उत्पाद नहीं है। मतलब एबीसी के पास सिर्फ एक ही साबुन का उत्पाद है, तो उसकी बिक्री लिमिटेड हो जाएगी। मतलब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा मार्केट में भेजने के लिए। तो इससे भी उसकी बिक्री कितनी हो रही है ये मालूम चल रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है, कथन एक और दो दोनों ही उचित जवाब देने के लिए पर्याप्त है। मतलब दोनों ही कथन सही है, दोनों से ही ये मालूम चल रहा है कि कंपनी एबीसी की बिक्री कैसी रहेगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां देखते हैं। एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों ए बी सी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। तो मान लेते हैं कि ए टैंकर जो है वो ए घंटे में अगर अकेला भरता है तो उसको ए घंटे लग जाते हैं, बी टैंकर को बी घंटे लग जाते हैं, सी टैंकर को सी घंटे लग जाते हैं। तो ए टैंकर जो है ए घंटे लेता है टोटल, तो ए घंटे में कितना काम करेगा? 1/A काम करेगा। और बी टैंकर ए घंटे में कितना काम करेगा? 1/B काम करेगा। और सी टैंकर ए घंटे में कितना काम करेगा? 1/C। टोटल जो है उनको 10 घंटे लग रहे हैं। तो ए घंटे में टोटल कितना काम करेंगे तीनों मिलकर के? 1/10। तो तीनों का जब काम ऐड कर देंगे तो टोटल काम उनके द्वारा किया गया आ जाएगा। ये इक्वेशन बन जाएगी। अब आगे क्या बोल रहा है? टैंकर सी टैंकर बी से 2 गुना तेज है। मतलब सी जो है वो जल्दी बढ़ता है, तो सी को कम टाइम लगेगा। और कितना कम टाइम लगेगा? 2 गुना। मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे तो बी का जो टाइम है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो सी का टाइम आ जाएगा। आगे देखते हैं, टैंकर ए से 2 गुना तेज है। मतलब टैंकर बी तेज बढ़ता है, तो टैंकर बी को भी कम टाइम लगेगा। और कितना कम टाइम लगेगा? ए से आधा, 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 2 गुना है। तो बी को लगने वाला टाइम क्या हो जाएगा? ए को लगने वाले टाइम से आधा। अब इन सब की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगी ये। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक की वैल्यू आएगी हमारे पास 70 घंटे। और पूछ भी एक की वैल्यू रहा है। स्विमिंग पूल को टैंकर एक के द्वारा अकेले बढ़ने में कितना समय लगेगा? तो अकेले बढ़ने में हमने 1 घंटे माना था ए टैंकर को, तो एक की वैल्यू आई है 70 घंटे। तो टैंकर ए अकेले 70 घंटे में उस पूल को भर देगा। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 70 घंटे। नेक्स्ट देखते हैं 27वां क्वेश्चन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू। एक एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते हैं, जैसे ये एटम है 8 ऑक्सीजन 16। मतलब 8 तो ऑक्सीजन का क्या है? एटॉमिक नंबर। और 16 क्या है? मास नंबर। जब मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन की संख्या। तो 16 में से 8 गया तो ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो वैसे ही मास नंबर में से अगर एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? न्यूट्रॉन्स की संख्या। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो एटॉमिक नंबर के बराबर ही होते हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी एटॉमिक नंबर के बराबर ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट एलिमेंट इन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव में लास्ट एलिमेंट कौन सा है? तो सबसे पहले तो न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव है क्या? इसमें एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें हर एक 8वें एलिमेंट पर शुरू से अगर उसको अरेंज करना शुरू कर देंगे तो हर एक 8वें एलिमेंट पर जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट के समान होगी। मतलब फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी। तो इस तरह से अगर अरेंज किया जाता है एटॉमिक वेट के आधार पर तो उसे बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। और इसमें लास्ट एलिमेंट कौन सा होता है? इसमें लास्ट एलिमेंट है इनमें से थोरियम। थोरियम सबसे लास्ट में आता है। और ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है ये मैक्सिमम 56 एलिमेंट्स तक ही एप्लीकेबल होता है, क्योंकि इससे अगर ज़्यादा एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो ये गलत रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन मतलब एक राइट सर्कुलर कोन है, इसका वॉल्यूम जिसके आधार की त्रिज्या उसके बेस की रेडियस उसकी ऊंचाई की 1/3 है। तो मतलब एक शंकु बनाते हैं। सबसे पहले तो ये एक शंकु है जिसकी रेडियस है मान लेते हैं बेस की r और हाइट है h। अब ये बोल रहा है कि जो रेडियस है
वो हाइट की 1/3 है, मतलब r इज इक्वल टू h/3। आगे क्या बोल रहा है, एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है, मतलब इसका जो वॉल्यूम है कोन का, वो एक स्पीयर के वॉल्यूम के बराबर है। तो हमें पता है कि कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr²h, और एक स्पीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³। जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये, और जब इसमें h की वैल्यू रख देंगे, h की वैल्यू क्या है 3r, इस 3 को इधर लेके जाएंगे तो h की वैल्यू बन जाएगी 3r। जब यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास बनेगा ये इक्वेशन 3r³ इक्वल टू 4r³। और जब इसमें से r और r डैश का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, 4/3 की पावर 1/3, मतलब 4 का क्यूब रूट डिवाइड बाई 3 का क्यूब रूट, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अब 30वें क्वेश्चन में एक कथन दिया हुआ है और नीचे दो एजम्पशंस दिए हुए हैं। हमें पता लगाना है कि इस कथन के हिसाब से कौन कौन से एजम्पशंस सही होंगे। तो कथन क्या है, ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। ठीक है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। अब पहला एजम्पशन क्या कहता है, ईमानदार लोग नीति बनाते हैं। ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ईमानदार लोग ही नीति बनाते हैं, कुछ बेईमान लोग भी नीतियाँ बनाते हैं। एजम्पशन एक तो गलत हो जाएगा। सेकेंड एजम्पशन क्या है, हर नीति में ईमानदारी होनी ही चाहिए। नहीं, हर नीति में ईमानदारी होना ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो न तो एजम्पशंस एक सही है और न ही एजम्पशन दो सही है। तो ऑप्शन दो हमारा करेक्ट हो जाएगा, न तो अनुमान एक और न ही अनुमान दो, दोनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2018 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसमें प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है, ये पूछा गया था। तो उस टाइम कौन थे, हमें क्या लेना देना। अभी जो है, अभी आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन है वो आपको याद रखना होगा। 2018 में कौन था ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से कौन सी धातु को काटा जा सकता है इनमें से, कॉपर, गोल्ड, सोडियम या एल्यूमिनियम। तो इनमें से कॉपर जो है हार्ड होता है, गोल्ड भी हार्ड होता है मेटल, एल्यूमिनियम भी हार्ड होता है। तो इनमें से सोडियम को काटा जा सकता है क्योंकि सोडियम सॉफ्ट है। बाकी सब ये मेटल्स है, हार्ड है, इनको चाकू से नहीं काटा जा सकता। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो पूछ रहा है। तो सबको देखो, यहाँ पर एस, फर्स्ट लेटर देखो सभी का, STUV W। तो ये सीक्वेंस में चल रहे हैं अल्फ़ाबेट, तो यहाँ पर आएगा डब्लू। डब्लू तो सभी में आ रहा है, तो अगला लेटर भी हमको देखना पड़ेगा। अगला लेटर जो सेकंड लेटर वो देखते हैं सबका, TUV W। तो अगले में क्या आएगा, एक्स। तो एक्स आ रहा है सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद है, इसमें कितने ट्रेंगल है। तो इसमें ट्रेंगल गिनने के लिए सबसे पहले तो जो सिंगल लूप के अंदर ट्रेंगल बन रहे हैं वो पता लगाएंगे। सिंगल सिंगल ट्रेंगल जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 ट्रेंगल तो जो है सिंगल लूप के हिसाब से बन रहे हैं। अब दो लूप बना करके कितने ट्रेंगल बन रहे हैं, जैसे एक ट्रेंगल ये वाला बन रहा है, दो ट्रेंगल मिला के एक ट्रेंगल ये वाला बन रहा है, एक ट्रेंगल ये वाला बन रहा है, और एक ट्रेंगल ये वाला बन रहा है। तो चार ट्रेंगल ये हो गए। बाकी और कोई भी दो लूप को मिला करके ट्रेंगल नहीं बनेगा, दो ट्रेंगल मिला करके सिंगल ट्रेंगल नहीं बनेगा। और तीन को मिला करके तो कुछ नहीं बन रहा है, इसमें चार को मिला के भी कुछ नहीं बन रहा है। तो हमारे पास 8 और 4 12, टोटल 12 ट्रेंगल बन जाएंगे इसमें। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन है, ए 4 किलोग्राम ऑब्जेक्ट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। To increase its speed to 10 मीटर पर सेकेंड, the amount of net work required to be done on this object। तो अगर स्पीड चेंज हो रही है और वर्क निकालना हो, तो स्पीड चेंज होने पर वर्क निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं, गतिज ऊर्जा का। तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 mv² माइनस 1/2 mv²। मतलब गतिज ऊर्जा में जो चेंज होगा वही उस पर किया गया काम होगा। तो जो फाइनल गतिज ऊर्जा है उसमें से इनिशियल गतिज ऊर्जा, जो प्रारंभ की गतिज ऊर्जा है वो निकाल देंगे तो वर्क आ जाएगा। तो एम की वैल्यू, मास हमारे पास है 4 किलोग्राम, और फाइनल वेलोसिटी, फाइनल स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। तो जब इनके अंदर पुट करेंगे वैल्यू, तो 1/2 m तो बाहर आ जाएगा, 1/2 m की वैल्यू 4 रख देंगे, और V2 फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर करके रखेंगे तो 100, और इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर करके रखेंगे तो 25। और जब इसको सोल्व करेंगे तो वर्क आएगा हमारे पास 150 जूल। 150 जूल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन, ये भी करंट अफेयर से है, 2018 के करंट अफेयर से। उस टाइम कोलकाता नाइट राइडर्स का मालिक कौन था, हमें क्या करना है, अभी जो रिसेंटली इसका मालिक कौन है आपको वो याद रख लेना है बस।
और जो एग्जाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है वो मेरे शॉर्ट वीडियोज में आते रहते हैं, आप देख लिया करो रोज। अगला क्वेश्चन है, जैसे हंस जो है वो हंसों से रिलेटेड है, वैसे ही यहाँ पर कौन सा सही है। जैसे हंस है वो अकेला है, हंसों मतलब इसका प्लूरल फॉर्म, इसका बहुवचन है, हंस का बहुवचन है हंसों। वैसे ही जैकेट का बहुवचन जैकेट, ये गलत है, जैकेट का बहुवचन जैकेट ही थोड़ी होता है। कमीजों का बहुवचन कमीज, नहीं उल्टा दे रखा है इसमें, कमीज का बहुवचन कमीजों होगा ना कि कमीजों का कमीज, तो ये गलत हो जाएगा। पतलून का बहुवचन पतलूनों, ये सही होगा, क्योंकि हंस का बहुवचन हंसों है, वैसे ही पतलून का बहुवचन पतलूनों, ये सही हो जाएगा। और मोजों का बहुवचन मोजा, ये भी उल्टा दे रखा है, मोजा का बहुवचन मोजों होता है ना कि मोजों का मोजा, तो ये दोनों तो उल्टे हैं। और सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, पतलून का बहुवचन पतलूनों। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन है, इन द मॉर्निंग एक्स एंड वाई आर वॉकिंग टुवार्ड्स ईच अदर इन ए पार्क। एक्स और वाई एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं पार्क के अंदर। वेन दे मीट ईच अदर, जब वो एक दूसरे से मिलते हैं, वाई शेडो फॉल स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ एक्स। तो वाई की जो शेडो है, छाया, वो एक्स के सामने स्ट्रेट रहती है। तो यह हमारे पास होती है चार डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो सूरज निकलता है ईस्ट डायरेक्शन में। अब वाई की शेडो एक्स के सामने पड़ती है सीधी, तो वाई जो है यहाँ कहीं होगा। जब अगर वाई यहाँ पर होगा तो सुबह के टाइम उसकी छाया किधर होगी, सूरज के अपोजिट साइड में, तो इस साइड में उसकी छाया पड़ेगी, ये उसकी छाया पड़ गई। अब ये छाया जो है वो वाई की जो ये शेडो है, ये वाई है, वाई की शेडो जो है वो फॉल स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ एक्स, एक्स के जस्ट सामने पड़ती है। तो एक्स जो है इधर मुँह करके खड़ा है और वाई इधर मुंह करके खड़ा है। तो क्या आगे पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन वाज एक्स फेसिंग। तो एक्स जो है इस डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है, और इस डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, ये ईस्ट डायरेक्शन है। तो थर्ड ऑप्शन ईस्ट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीडियन इज़ टू। तो मोड और मीडियन के बीच में डिफरेंस कितना है, दो। ये इक्वेशन बना लेंगे। देन द डिफरेंस बिटवीन द मीडियन एंड मीन। तो मीडियन और मीन के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो उसके लिए हमें और कुछ भी रिलेशन चाहिए मोड, मीन और मीडियन के बीच। तो हमें ये इक्वेशन याद रखनी है, ये फॉर्मूला, कि मोड जो है वो होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो इस वाले फॉर्मूले से और इस वाले से, दोनों से मीडियन और मीन का डिफरेंस निकालेंगे। तो मोड की जगह क्या रखेंगे, मोड अपन क्वेश्चन में दे रखा है मोड माइनस मीडियन इक्वल टू 2। तो जब मीडियन को इधर लेके जाएंगे तो वो 2 में ऐड हो जाएगा। तो मोड की जगह तो रख देंगे इसमें 2 प्लस मीडियन, और आगे 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, मीडियन को इधर ले जा करके माइनस कर देंगे, तो 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। और जब 2 को कॉमन लेकर के इस 2 से डिवाइड करेंगे तो मीडियन माइनस मीन की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यही पूछा है, मीडियन एंड मीन का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज द स्क्वायर रूट ऑफ 15,376। 15,376 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो स्क्वायर रूट वो होगा जिसका लास्ट डिजिट का स्क्वायर स्क्वायर रूट के लास्ट डिजिट के बराबर हो। मतलब जब इसमें 2 का स्क्वायर करेंगे लास्ट डिजिट का तो 6 आ जाए, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो ये तो होगा नहीं, फर्स्ट ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 तो 16, मतलब 6, लास्ट डिजिट 6 आ रहा है, मतलब ये हो सकता है। 4 का स्क्वायर करेंगे इसमें तो इसमें भी 6 आ रहा है, तो ये भी हो सकता है। और जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, मतलब लास्ट डिजिट 4 आ रहा है, तो 4 इसमें, लेकिन इसमें 6 है, तो ये भी नहीं होगा। 128 भी इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा। इन दोनों में से चेक करना है कौन सा होगा। तो चेक करने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक्स तो यूज़ करनी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स याद करने से दिमाग तो हो जाता है भारी भारी और कुछ समझ में आता है नहीं। तो सबसे बेस्ट है स्क्वायर रूट निकालने का मेथड, ये वाला मेथड आपने बचपन में पढ़ा होगा स्कूलों में। 15,376 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो लास्ट से दो दो के जोड़े बना लेंगे, और ये तो दो दो के जोड़े बन गए, और लास्ट में एक बचा तो एक का जोड़ा ही रहने देंगे। अब एक ऐसा डिजिट लेंगे यहाँ पर जिसका स्क्वायर करने पर एक या इससे छोटा हो, तो यहाँ पर एक ही लेना पड़ेगा। तो एक का इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1। तो यहाँ पर रख देंगे 1, और यहाँ पर जो 1 है इसी को यहाँ पर प्लस कर देंगे, +1। अब आगे क्या करेंगे, इस 1 और इस 1 को ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे ये 2, और इस वाले 1 में से ये वाला 1 माइनस करके यहाँ पर लिख देंगे 0, और अगला जो जोड़ा है 53 का वो यहाँ पर ऐसा लिख देंगे। अब यहाँ पर एक ऐसा डिजिट लेना है ऊपर और नीचे, ताकि उनको ऊपर वाला जो पूरा नंबर बन जाए उससे नीचे वाले को मल्टीप्लाई करने पर 53 या इससे
कम नंबर ही आए। तो यहाँ पर लेंगे 2, जब 2 को, तो ये बन जाएगा 22, जब 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 44, और जब यहाँ पर 3 ले लेंगे तो 23 बन जाएगा, और 23 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर बनेगा 69, जो कि 53 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें लेना पड़ेगा 2 ही। अब 44 आ गया, 53 में से 44 गया तो 9, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 में 2 गया 22, और 2 को ऐड करेंगे तो 24। अब फिर से वही रिपीट करेंगे। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना है ऊपर और नीचे जिसको मल्टीप्लाई करने पर 976 या इससे कम आए। तो यहाँ पर अगर 4 लेंगे तो 244 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 976, और 976 को 976 से माइनस करेंगे तो 0, तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या आएगा, ये जो 1 आया 1, और यहाँ पर जो 2 रखा 2, और यहाँ पर 4, तो ये 1 2 4 ये हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा, जो कि सेकेंड ऑप्शन में है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन है, किसी दर्पण को जब नीचे दिए गए शब्द के नीचे क्षितिज रखा जाता है, हॉरिजॉन्टली इसके नीचे एक दर्पण रखा जाता है, तो उसके द्वारा निर्मित दर्पण की छवि का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सी दर्पण में छवि बनेगी इन अल्फ़ाबेट की, वो हमें बताना है। तो दर्पण अगर नीचे रखेंगे तो कोई भी अल्फ़ाबेट होता है उसके ऊपर वाली इमेज, तो उस अल्फ़ाबेट के ऊपर वाला पोर्शन तो नीचे दिखाई देगा, और नीचे वाला ऊपर दिखाई देगा। तो जैसे एच है, इसका ऊपर का पोर्शन है ये, और नीचे का पोर्शन है ये, तो ऊपर वाला तो नीचे दिखाई देगा और नीचे वाला ऊपर। लेकिन एच में ऊपर और नीचे वाला पोर्शन सेम है, तो सेम ही दिखाई देगा छवि में भी, इमेज में भी, तो एच का एच ही दिखाई देगा। और सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें एच है शुरू में, बाकी तो वाई वाई वाई, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी अल्फ़ाबेट्स को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी जैसे थर्ड अल्फ़ाबेट है ए की छवि कैसी बनेगी, ए है इस तरह से, नीचे मिरर रख दिया एक, तो इसकी छवि बनेगी इस तरह से, क्योंकि इसका अपेक्स ऊपर है तो ऊपर का बनेगा नीचे, और इसकी दो पैर है नीचे है, तो इसके पैर बन जाएंगे ऊपर, तो इस तरह से ए उल्टा बन जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 42वां क्वेश्चन है, इन ए क्लास देयर वर 9 बॉयज़ एंड सम गर्ल्स। एक क्लास है जिसमें 9 लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हैं 9, तो यहाँ पर बी इज इक्वल टू, बी का मतलब है बॉयज़, 9 बॉयज़ है। आगे क्या कहता है, इन ए टेस्ट द मीन स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द बॉयज़ वाज 12। जो बॉयज़ का मीन स्कोर है वो है 12, तो बॉयज़ का मान लीजिए टोटल स्कोर है एक्स, और उसमें नंबर ऑफ बॉयज़ का, बॉयज़ से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा उनका एवरेज स्कोर 12, तो x डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 12, एक इक्वेशन बन जाएगी ये। आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, वाइल द ऑब्टेन्ड बाय द गर्ल्स वाज 14, और जो गर्ल्स का जो एवरेज स्कोर है वो है 14, तो मान लीजिए y का टोटल स्कोर कितना है y, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है g, हमें मालूम नहीं है नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, तो उसकी जगह रख लिया g इज इक्वल टू उनका एवरेज कितना है 14, तो थर्ड इक्वेशन बन जाएगी ये। आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं, इफ़ द ओवरऑल एवरेज वाज 13.1, यानी उन गर्ल्स और बॉयज़ का टोटल एवरेज कितना है 13.1, तो टोटल स्कोर ऊपर आएगा, टोटल स्कोर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और नीचे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट गर्ल्स और बॉयज़, तो बॉयज़ तो 9 है और गर्ल्स जी इज इक्वल टू एवरेज स्कोर क्या आ जाएगा 13.1, एक इक्वेशन बन जाएगी ये। अब क्या पूछ रहा है, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी, तो कुल छात्र कितने होंगे, तो 9 तो बॉयज़ है और गर्ल्स का हमें मालूम नहीं है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी वो हमें निकालना होगा, और नंबर ऑफ गर्ल्स हमने माना था जी, तो हमें जी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले। जी की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है 108, कहाँ से है ये यहाँ से इस इक्वेशन से आया है 108, जब 9 को इधर ले जाके 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 108, तो x की जगह तो रख दिया 108, प्लस y की जगह क्या रखेंगे इस वाली इक्वेशन से, जब g को इधर ले जाके 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 14g, y की वैल्यू आएगी 14g, डिवाइड बाई 9 प्लस जी, 9 प्लस जी ऐसे रख लेंगे इक्वल टू 13.1। जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास जी की वैल्यू, और जी की वैल्यू कितनी आएगी 11, मतलब उस क्लास में कितनी लड़कियां हैं 11 लड़कियां हैं, और हमें पूछ रहा है क्या कुल छात्रों की संख्या पूछ रहा है, तो कुल छात्रों की संख्या कैसे आएगी, लड़कों की संख्या बॉयज़ की संख्या प्लस गर्ल्स की संख्या, तो बॉयज़ कितने थे 9 और गर्ल्स कितनी आई 11, तो टोटल कितना आ जाएगा 20, कुल छात्रों की संख्या होगी 20, तो 20 हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन।
नेक्स्ट है 43वां, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्योरीफाइड मोल्टन ओर। जो ओर से जो है हाई रिएक्टिविटी की जो मेटल्स है उनको किस मेथड के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। हाई रिएक्टिविटी की मेटल्स को इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्यों इलेक्ट्रोलिसिस ही यूज में क्यों लेते हैं? क्योंकि जो मेटल्स होती है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है और इनका रिडक्शन जो है वो केमिकल मेथड से नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़ किया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और नीचे दो एजम्पशंस दिए हुए हैं। हमें स्टेटमेंट को पढ़ करके मालूम लगाना है कि कौन से एजम्पशंस सही है। तो स्टेटमेंट बोल रहा है टीचर्स मस्ट अटेंड वर्कशॉप। अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया। अब एजम्पशंस क्या बोल रहे हैं? पहला एजम्पशंस बोल रहा है कार्यशाला अध्यापकों के ज्ञान को सामयिक बनाती है। वर्कशॉप अपडेट्स टीचर्स। मतलब अगर अध्यापक जो है वो वर्कशॉप को अटेंड करेंगे तो उनके जो नॉलेज को है वो बढ़ाती है। अगर वो अटेंड करेंगे तो उनका नॉलेज अपडेट रहेगा। तो स्टेटमेंट वन तो सही है, एजम्पशन वन तो सही है। दूसरा एजम्पशन क्या बोल रहा है? वर्कशॉप किल टाइम। वर्कशॉप से समय की बर्बादी होती है। समय की बर्बादी कैसे होगी? वो वर्कशॉप में जाएंगे तो उनको कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो स्टेटमेंट दो तो गलत हो जाएगा। ओनली एजम्पशंस वन सही है। तो फोर्थ ऑप्शन है केवल एजम्पशंस वन निहित है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा सही है? तो इनमें दो नंबर्स दे रखे हैं हमें सभी में, और पूछ रहा है कि इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, कौन सा सही है। तो सबसे पहले तो जो नीचे वाला पार्ट है डिनोमिनेटर 12 है और इसमें 6 है, तो दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो ऊपर नीचे इसको पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 58 डिवाइड बाई 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। फिर दे रखा है साइन इक्वल का, इक्वल टू 53/12। 53/12 और ये बोल रहा है कि ये इक्वल है, जबकि यहाँ पर 58 है और यहाँ पर 53 है। तो ये तो गलत हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में भी ऐसे ही करते हैं। सेकंड ऑप्शन में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि नीचे वाला डिनोमिनेटर दोनों में बराबर हो जाए। तो क्या हो जाएगा 58/12 और ग्रेटर का साइन है यहाँ पर, तो ग्रेटर 43/12। तो 43/12। तो नीचे तो 12 सेम है। क्या 58 जो है 43 से बड़ा है? यस, 58 जो है 43 से बड़ा है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर ये सही हो गया तो बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट 46वां क्वेश्चन है प्लांट्स दैट डू नॉट हैव ए डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी बिलोंग्स टू द ग्रुप। यानी कि वे प्लांट जिनमें कोई डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी नहीं होती है, यानी कि वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं थैलोफाइटा। ऐसे पौधे आते हैं थैलोफाइटा ग्रुप से, क्योंकि इनमें न तो जड़ होती है, न ही तना होता है और ना ही पत्तियां होती है। ये सिंपल पौधे होते हैं बिना जड़, तने और पत्तियों वाले। तो वो प्लांट जिनमें डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी नहीं होती है उनको क्या कहते हैं? थैलोफाइटा। फोर्थ ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 47वां क्वेश्चन है व्हेन ए नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन ए सीरीज इन ए सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट। जब एक परिपथ है, ये वोल्टेज सोर्स है, अब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। जब इसके अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो ये बोल रहा है कि इसके अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है आई, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो कम होगा या ज़्यादा होगा? तो करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। करंट पहले भी आई फ्लो हो रहा था, अब भी आई ही फ्लो होगा। बस नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज कर देंगे तो जो वोल्टेज ड्रॉप है पर रेजिस्टेंस वो जो है वो चेंज होगा। बाकी करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ, अगर यही रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर जोड़ देते तो फिर जो है करंट प्रत्येक रेजिस्टेंस पर करने जाने वाला करंट चेंज हो जाता, लेकिन फिर भी टोटल करंट तो वहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब से 3 वर्ष बाद धरती की आयु यूनिस की आयु से 2 गुना से 8 वर्ष कम होगी। मतलब प्रेजेंट एज जो है धरती की आयु तो एज मान लेते हैं डी और यूनिस की एज मान लेते हैं ई। अब 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद धरती की आयु और जो यूनिस की आयु है उनमें 3 3 वर्ष और जुड़ जाएंगे तो E+3 और D+3 कर देंगे। अब इक्वेशन ये कैसे बना रहा है? यूनिस की आयु के 2 गुना से, तो यूनुस की आयु को कर देंगे 2 गुना से 8 वर्ष कम है। अगर यूनुस की आयु में से धरती की आयु अगर माइनस कर देंगे 3 वर्ष बाद तो उसका डिफरेंस कितना आएगा? 8 वर्ष, ये बोलना चाह रहा है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी।
आगे क्या बोल रहा है, इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है। वर्तमान आयु मानी थी हमने डी और ई, तो वर्तमान आयु का योग क्या हो जाएगा 61, डी प्लस ई की वैल्यू क्या होगी 61। अब क्या बोल रहा है, धरती की वर्तमान आयु कितनी होगी, ये जो धरती है डी, इसकी वर्तमान आयु निकालनी है, डी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को, ये भी डी और ई में इक्वेशन है और ये भी डी और ई में इक्वेशन है, तो दोनों को सोल्व करेंगे तो डी की वैल्यू आएगी हमारे पास 39। तो धरती की जो प्रेजेंट आयु है, वर्तमान आयु, वो क्या हो जाएगी 39 साल, 39 ईयर्स, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 49वां देखते हैं। NH4 2SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, कितने एटम्स होंगे इस मॉलिक्यूल में, तो कितने एटम्स होंगे NH4 2SO4, तो इसमें नाइट्रोजन का एक एटम है, तो एक प्लस हाइड्रोजन के 4 एटम है तो 4, और बाहर क्या लगा है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन इन दोनों को, प्लस सल्फर के कितने हैं 1, प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं 4, सबको ऐड कर देंगे, 4 और 5, 4 और 1 5, 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, प्लस 1 प्लस 4, जब इन सबको ऐड करेंगे तो 10 और 1 11, 11 और 4 15, तो टोटल 15 एटम्स होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन देखते हैं। उस आकृति का चयन करें जो निम्नांकित समूह से संबंधित नहीं है, मतलब इन 4 में से एक अलग है और बाकी 3 सेम है, तो वो अलग कौन सी है वो हमें पता लगाना है। तो फर्स्ट वाली देखते हैं। फर्स्ट वाली में जो बाहर वाली शेप है वो है पेंटागोन, और पेंटागोन की कितनी साइड है 5, और अंदर वाली जो शेप है वो है हेक्सागोन, और हेक्सागोन की कितनी शेप है 6। ऐसे बी में देखते हैं। बी में जो बाहर वाली शेप है वो है स्क्वायर, और स्क्वायर के अंदर कितनी साइड्स होती है 4, और और जो अंदर वाली शेप है वो है ट्रेंगल, तो ट्रेंगल की कितनी साइड्स है 3। ऐसे सी में देखते हैं। इस सी में, तो सी में बाहर वाली शेप है ट्रेंगल, तो ट्रेंगल की साइड से 3, और अंदर वाली शेप है स्क्वायर, अंदर वाली शेप है स्क्वायर, तो स्क्वायर की साइड से 4। अब फोर्थ ऑप्शन है डी। डी के अंदर जो है बाहर वाली शेप तो क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर की साइड है 4, और अंदर वाली शेप है एक पेंटागोन, तो पेंटागोन की कितनी साइड्स है 5। अब इनमें देखते हैं कि अलग कौन सा दिख रहा है। पहले 5 बाद में 6, मतलब पहले छोटा आ रहा है बाद में बड़ा डिजिट आ रहा है। इसमें देखो पहले छोटा डिजिट 3 बाद में बड़ा डिजिट 4, इसमें पहले पहले छोटा डिजिट 4 बाद में बड़ा डिजिट 5, लेकिन इसमें पहले 4 आ रहा है और बाद में छोटा डिजिट 3 आ रहा है, तो बी जो है वो अलग हो रहा है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। बी जो है इन बाकी 3 आकृतियों से अलग है। नेक्स्ट 51वां क्वेश्चन है। इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर, मतलब जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को किस आधार में जचाया गया है, तो उनको जचाया गया है उनके एटॉमिक मास के क्रम में। सबसे कम एटॉमिक मास का सबसे पहले रखा गया है, उसके बाद में उससे बड़ा एटॉमिक मास का, उससे बाद में उससे बड़ा, और फिर बड़ा, इस तरह से बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में रखा गया है। तो एटॉमिक मास हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर देख के कंफ्यूज नहीं होना है, एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज नहीं किया हुआ है, वो अरेंज किया था मेंडलीव ने एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर। नेक्स्ट 52वां क्वेश्चन है। एक इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है और बोल रहा है कि इन द सर्कल अबोव, उस सर्कल में चोर्ड ए बी बार, ये जो चोर्ड है ए बी इज एक्सटेंडेड टू मीट द टेंजेंट डी ई, ये जो टेंजेंट है डी ई इसको मिलती है डी पॉइंट पर। ठीक है, इफ़ ए बी बार इक्वल टू 12, जो ये चौड़ है ए बी, ये वाली चौड़, इसकी लेंथ है 12, तो ए बी की वैल्यू 12 दी है, एंड डी ई बार इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये जो डी ई टेंजेंट है इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी, तो बी डी जो है ये वाली डिस्टेंस, इसकी लेंथ हमें निकालनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी कि बी डी की डिस्टेंस जो है वो, और ए डी की जो डिस्टेंस है वो, बी डी मल्टीप्लाई ए डी इक्वल टू ये जो डी ई है इसका स्क्वायर के बराबर होती है। तो बी डी और ए डी जो है वो डी ई के स्क्वायर के बराबर होती है, ये सर्कल की प्रॉपर्टी है, ये याद रखनी है हमेशा। अब बी डी की वैल्यू क्या है, बी डी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तो इसकी जगह एक्स रख लेंगे। और ए डी क्या है, ए डी जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ए से लेकर के डी तक है, यहाँ से ए से लेकर के डी तक है, तो ए बी प्लस बी डी, ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी और बी डी को ऐड कर देंगे तो ए डी की वैल्यू आ जाएगी। तो ए बी की वैल्यू तो क्या है, ए बी की वैल्यू तो हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर तो रख देंगे 12, और बी डी की वैल्यू क्या है, बी डी की वैल्यू हमें निकालनी है,
तो उसकी जगह भी x रख लेंगे इक्वल टू डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर। अब जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगी ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 64 इक्वल टू 0। और जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x की दो वैल्यू आएगी, 4 और -16। -16 तो आ नहीं सकता क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या, तो बी डी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 4 सेंटीमीटर। ये जो बी डी डिस्टेंस है ये वाली, ये डिस्टेंस आएगी 4 सेंटीमीटर। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53वां। बाई विच लेजिस्लेशन वर इंडिया एंड पाकिस्तान डिवाइडेड इनटू टू इंडिपेंडेंट नेशंस। इंडिया और पाकिस्तान जो है इंडिया से डिवाइड हो गया था, किस लेजिस्लेशन एक्ट के तहत, तो वो था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब इसके अंदर जो है इंडियन पार्टीशन एक्ट देख के कन्फ्यूज नहीं हो जाना है, ऐसा नहीं होता। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था जिसके तहत इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। नेक्स्ट 54वां क्वेश्चन है, 1 किलोवाट हावर कितने के बराबर होता है, कितने जूल के बराबर होता है। तो ये वैल्यू याद रखनी है, दोबारा भी पूछ लेगा क्या पता। तो 1 किलोवाट हावर बराबर होता है 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल के बराबर। नेक्स्ट है 55वां क्वेश्चन। उमर एंड अविनाश स्टार्टेड ए पार्टनरशिप विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ RS 10,000 एंड 15,000। उमर को लिखेंगे यू से और अविनाश को लिखेंगे ए से। तो उमर ने लगाए 10,000 रुपये और अविनाश ने लगाए 15,000 रुपये। बट ड्यू टू ए फाइनेंशियल इमरजेंसी द लेटर हैड टू विड्रॉ हिज इन्वेस्टमेंट आफ्टर 8 मंथ्स। लेटर मतलब बाद वाला, जो अविनाश था उसने 8 महीने बाद अपनी पार्टनरशिप हटा ली। मतलब अविनाश ने 8 महीने तक पार्टनरशिप रखी और उमर ने पूरे 12 महीने तक पार्टनरशिप रखी। इन वाट रेशियो शुड द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट 12 मंथ, 12 महीने के लिए, बी शेयर्ड अमोंग द ड्यू। मतलब इन दोनों के बीच में प्रॉफिट का शेयर क्या होगा। तो हमें प्रॉफिट का मालूम है कि जितना ज़्यादा पैसे लगाएगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और जितने ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा जो, वहीं उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो प्रॉफिट का रेशियो निकालने के लिए जो पैसे लगाए हैं उसको और जो टाइम, जितने टाइम के लिए लगाया है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 15,000 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो। तो जब 12 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1,20,000। और जब 8 को 15,000 से गुणा करेंगे तो 1,20,000। दोनों का 1,20,000 आ रहा है, मतलब दोनों का 1:1 के रेशियो में आ रहा है। मतलब प्रॉफिट दोनों को बराबर बराबर मिलेगा। नेक्स्ट 56वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज प्रेजेंट इन रेड आंट्स। जो लाल चींटियाँ होती है उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, जब वो काटती है तो दर्द होता है, जलन होती है, तो वो किस एसिड के कारण होती है, वो होती है फॉर्मिक एसिड के कारण। उनके उनके जो एसिड निकलता है डंक मारने पर वो होता है फॉर्मिक एसिड, तो इसके कारण जलन होती है। और मेलिक एसिड पाया जाता है ग्रेप्स और वाटरमेलन्स वगैरह में, फ्रूट्स में। और टेनिक एसिड पाया जाता है एप्पल्स, ग्रेप्स वगैरह में। और ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है पोटैटो वगैरह में। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कथन दिया हुआ है और इसके दो एजम्पशंस दिए हुए हैं, और कथन के हिसाब से कौन कौन से एजम्पशंस सही है वो हमें पता लगाना है। तो कथन क्या बोल रहा है, अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखें अभियान को उसके निवासियों से ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। मतलब एसोसिएशन ने स्वच्छ भारत स्टार्ट तो किया लेकिन उस वहाँ के निवासियों द्वारा इसके लिए ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। अब एजम्पशंस क्या क्या कहते हैं। पहला एजम्पशंस है, स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते। ये गलत है क्योंकि स्थानीय निवासी अपार्टमेंट को साफ तो रखना चाहते हैं लेकिन वो कुछ कारणों से स्वच्छ भारत को योगदान नहीं दे पाए। सेकंड एजम्पशंस क्या कहता है, सेकंड एजम्पशंस कहता है एसोसिएशन अभियान में असफल रही। हाँ ये सही है, एसोसिएशन स्वच्छ भारत को इम्प्लीमेंट करने में असफल रही, तभी तो निवासियों द्वारा ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई इसको, अभियान को। तो ओनली एजम्पशंस टू सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों से निम्न चित्र के घुमाए गए रूप का चयन करें। ये एक इमेज दे दी, अब इसको घुमा दिया है तो घुमा देने के बाद इन चार में से कौन सी इमेज बनेगी वो हमें सेलेक्ट ढूंढनी है। तो इसमें देखो एक स्क्वायर है ये, अब इस स्क्वायर के अंदर दो ट्रेंगल बने हुए हैं आमने सामने। तो इनमें से कहाँ कहाँ पर ट्रेंगल बने हुए हैं, एक तो ए ऑप्शन में और एक बी ऑप्शन में और एक डी ऑप्शन में। सी तो वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें दोनों वो ट्रेंगल है ही नहीं। और क्या है, इन ट्रेंगल्स के बीच से एक डायगोनल लाइन जा रही है इसको इस स्क्वायर की, इस स्क्वायर का एक डायगोनल इन ट्रेंगल्स के बीच से जा रहा है, तो इसके अंदर भी बीच से जा रहा है।
और डी के अंदर भी 20 से जा रहा है, और बी के अंदर स्क्वायर में दोनों डायगोनल बन गए, ऐसे भी बन गया और ऐसे भी बन गया, तो ये बी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो गया। अब ए और बी बचा, तो ए और बी में से कौन सा आएगा? ए और बी में जो इस डायगोनल जो है ये इस अंदर जो ट्रेंगल है उसके बेस को जहाँ कट कर रहा है वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच रही है इस स्क्वायर की एक साइड पे। तो परपेंडिकुलर लाइन इसमें डी में खींच रही है, इसमें भी खींच रही है, लेकिन वो ट्रेंगल के बाहर से शुरू हो रही है और डी के अंदर ट्रेंगल के अंदर से शुरू हो रही है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 59th क्वेश्चन देखते हैं। 9.5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनुअम ए सम ऑफ मनी बिकम 942 इन 6 ईयर्स। मतलब 6 साल में कुछ पैसे हैं जो 942 रुपये हो जाते हैं। किस इंटरेस्ट रेट पर? 9.5 इंटरेस्ट रेट पर। द सम इनिशियली इन्वेस्टेड वार, जो इनिशियली सम था वो कितना था ये पूछ रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इज इक्वल टू सम मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट हो जाएगा जो टोटल मनी है जो 6 साल बाद हो गया उसमें से जो सम है जो इनिशियली था उसको माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट की जगह तो रखेंगे 942 माइनस एक्स इक्वल टू सम कितना था हमने मान लिया एक्स मल्टीप्लाई रेट कितनी है दे रखी है 9.5, तो 9.5 यहाँ रखेंगे मल्टीप्लाई टाइम, टाइम कितना है 6 ईयर्स, यहाँ पर साल में रखना है मंथ में नहीं रखना, डिवाइड बाई 100। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 600। तो इनिशियली 600 रुपये थे और वो 6 साल बाद कितने हो गए? 942 रुपये। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेंगुलर नंबर। इनमें से कौन सा एक ट्रेंगुलर नंबर नहीं है? 15, 10, 5, 3। तो ट्रेंगुलर नंबर क्या होता है? सबसे छोटा ट्रेंगुलर नंबर होता है एक, एक मतलब एक डॉट लगा देते हैं तो वो ट्रेंगुलर नंबर बनता है। सेकंड ट्रेंगुलर नंबर क्या होता है? जब दो डॉट नीचे और एक डॉट इनके ऊपर। तो इस तरह से अगर डॉट बना देते हैं, एक ट्रेंगल बना लेते हैं डॉट से, तो उसको बोलते हैं एक ट्रेंगुलर नंबर, और ये होता है 3। इससे बड़ा ट्रेंगुलर नंबर क्या होता है? जब नीचे 3 डॉट लगाते हैं और उससे ऊपर 2 और उससे ऊपर एक डॉट लगा देते हैं, तो टोटल डॉट कितने हो गए इसमें? 6 डॉट। तो 6 क्या हो जाएगा? एक ट्रेंगुलर नंबर। इससे बड़ा ट्रेंगुलर नंबर क्या होगा? जब नीचे 4 डॉट लगाते हैं और इसके ऊपर 3 डॉट, इसके ऊपर 2 डॉट और इसके ऊपर एक डॉट, तो टोटल डॉट कितने हो गए? 10 डॉट। तो 10 भी क्या हो गया? एक ट्रेंगुलर नंबर। मतलब डॉट से जो ट्रेंगल बनता है, डॉट से क्या बनना चाहिए? ट्रेंगल। तो वो क्या हो जाएगा? एक ट्रेंगुलर नंबर। तो इनमें से 3 भी ट्रेंगुलर नंबर है, 10 भी ट्रेंगुलर नंबर है, और 15 जब इससे भी बड़ा ट्रेंगल बनाएंगे डॉट से तो 15 भी ट्रेंगुलर नंबर होगा। लेकिन 5 जो है वो ट्रेंगुलर नंबर नहीं है, क्योंकि 5 जो है कैसे भी ऐसे डॉट से ट्रेंगल बनाएंगे तो 5 डॉट नहीं आएंगे, तो 5 जो है ट्रेंगुलर नंबर नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसमें आंसर गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ स्पेकुलेटिव फिक्शन बुक हाफ ऑफ व्हाट आई से। हाफ ऑफ व्हाट आई से बुक किसने लिखी थी? इसका ऑथर कौन है? इसका ऑथर है अनिल मेनन, ये आपको याद रखना है। हाफ ऑफ व्हाट आई से रिटन बाई अनिल मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेगेटिव एक्सलेशन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ। नेगेटिव एक्सलेशन जो है जिस साइड में स्पीड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे ये एक बॉडी है एम मास की, अगर ये वी वेलोसिटी से इस साइड में जा रही है तो ए एस्केलेशन से, तो इसके ऊपर नेगेटिव एस्केलेशन किस साइड में लगेगा? नेगेटिव फोर्स किस साइड में लगेगा? इस साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में, और इसकी वैल्यू होगी एम इंटू ए। तो ये हो जाएगा नेगेटिव फोर्स और नेगेटिव एस्केलेशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो नेगेटिव एस्केलेशन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड ए 2 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स नंबर। इसका मतलब है कि जो नंबर नीचे दिख रहे हैं इनमें से अगर दोनों डिजिट को गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर आ जाना चाहिए। तो इनमें से कौन सा है चेक करते हैं। इसके दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और जब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 24, जो कि यही सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन ही, आगे वाले को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी देखते हैं सेकंड को क्या होता है। सेकंड को 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 2, और जब इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6। लेकिन यहाँ पर तो 12 है, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह से सभी को चेक कर लेना आप, सभी गलत आएंगे, ये सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पीर पंजाल रेलवे टनल इज लोकेटेड इन। पीर पंजाल रेलवे टनल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड। तो पीर पंजाल रेलवे टनल है जम्मू कश्मीर में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अकॉर्डिंग टू द गिवन वेन डायग्राम, ये एक वेन डायग्राम है, इसके हिसाब से विच नंबर रिप्रेजेंट बॉयज, बॉयज को रिप्रेजेंट करता है। बॉयज क्या है इस एक रेक्टेंगल में हु पार्टिसिपेट इन एथलेटिक्स, एथलेटिक्स क्या है सर्कल, तो रेक्टेंगल है ये जो ऐसे डायगोनल है, और एथलेटिक्स है सर्कल वाला, ठीक है। एंड आल्सो प्ले क्रिकेट, और क्रिकेट के लिए क्या है ट्रेंगल, तो ट्रेंगल, सर्कल और रेक्टेंगल तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन है ये वाला डिजिट जो अंदर तीन दिख रहा है थ्री, तो थ्री हो जाएगा हमारा आंसर, फोर्थ ऑप्शन में है तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन वाटर इज एडेड टू द ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर में जब वाटर ऐड करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, इसमें से ये क्लोरीन गैस निकलेगी, तो क्लोरीन गैस निकलेगी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द इंटरेस्ट अर्नड ऑन 1600 रुपये एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनुअम फॉर 6 ईयर्स, यानी कि इसमें ब्याज कितना होगा अगर 6 साल के लिए 5% सिंपल इंटरेस्ट पर 1600 रुपये को दिया जाए। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने पिछले एक क्वेश्चन में देखा था कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू सम कितना है 1600 रुपये, मल्टीप्लाई रेट कितनी है 5%, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 6 साल, डिवाइड बाई 100, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा 480 रुपये, फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापस अवी ऋषि शेयर्ड ए केक, मतलब तीनों मिलके एक केक को खाते हैं। तापस हेड हाफ ऑफ इट, तापस को आधा केक मिलता है। ऋषि हेड 1/3 ऑफ इट केक, तो ऋषि को 1/3 केक मिलता है। अवी हेड द रेस्ट, जो बचा हुआ रहता है वो अवी को मिल जाता है। व्हाट वाज द अवी शेयर ऑफ द केक, तो अवी को कितना मिलेगा, मान लेते टोटल केक जो है वो है 1, टोटल केक 1 है। अगर इसमें से तापस और ऋषि को जो केक मिला है वो माइनस कर देंगे तो अभी का जो अभी को मिलने वाला केक है वो आ जाएगा। तो 1 में से क्या कर देंगे 1/2 और 1/3 को माइनस कर देंगे ऐड करके, तो क्या आएगा हमारे पास अभी का शेयर आ जाएगा 1/6, 1/6 केक जो है वो अभी को मिलेगा। तो 1/6 फोर्थ ऑप्शन में है तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 69th क्वेश्चन। एक लड़की की तस्वीर को देखकर सीसा नामक एक लड़की ने कहा कि उसकी माँ, एक लड़की की तस्वीर है यहाँ पर, तो उस लड़की ने सीसा नाम की लड़की ने कहा कि उसकी माँ, मतलब इस जो तस्वीर वाली लड़की है उसकी माँ मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है। तो सीसा का जो नाना जी है उसकी ये जो इसकी तस्वीर वाली लड़की की माँ है वो इकलौती बेटी है। तो इस व्यक्ति का जो है सीसा का नाना होना तभी संभव है जब सीसा जो है इस औरत की बेटी हो, क्योंकि ये औरत जो है ये इस नाना की जो है इकलौती बेटी है। इसका मतलब है कि सीसा जो इस तस्वीर में लड़की है वो खुद सीसा है, तो तस्वीर की लड़की खुद सीसा है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म फॉर द गिवन सेट ऑफ आइटम्स। ये तीन आइटम्स दे रखे हैं, इनके लिए इन चार ऑप्शन में से बेस्ट टर्म कौन सी है, तो पिक्चर्स पहला ऑप्शन है पिक्चर्स, तो कैमरे से पिक्चर्स ले सकते हैं, लेकिन ये सीडी डिस्क है तो ये सीडी डिस्क से पिक्चर कैसे लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। टेक्नोलॉजी दूसरा ऑप्शन है टेक्नोलॉजी, तो कंप्यूटर सीडी डिस्क और कैमरा तीनों ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 71वां क्वेश्चन है इफ़ 9 × 6 = 45, 7 × 4 = 33 और 6 × 4 = 20, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5 × 3। तो 9 × 6 से 45 कैसे आया, 9 और 6 का डिफरेंस करेंगे पहले तो 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा, और 9 और 6 को ऐड करेंगे तो 9 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 15, तो 15 से जो डिफरेंस आया था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 × 3 = 45। ऐसे ही 7 × 4 को करेंगे और 6 × 4 को करेंगे, तो इसी तरह से 5 × 3 को करते हैं, तो 5 में से 3 गया तो 5 और 3 का डिफरेंस क्या होगा 2, मल्टीप्लाई 5 और 3 कितने होते हैं 8 करेंगे, 5 और 3 कितने होते हैं 8, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, तो 16 हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72वां। हु इज़ द करंट फरवरी 2018 प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो 2018 में प्रेसिडेंट कौन था, हमें क्या करना है उससे, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जो करंट प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का वो याद रखना है क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ आइटम्स। ये तीन आइटम दे रखे हैं, इनके लिए इन चारों ऑप्शन में से बेस्ट टर्म कौन सी है, तो पुस्तकें, यहाँ पर लोग नाच रहे हैं स्टेज पे चढ़ के, तो पुस्तकों का यहाँ पर क्या काम, तो ये तो गलत हो जाएगा। मीटिंग,
यहाँ पर नाच रहे हैं स्टेज पे, तो मीटिंग के अंदर जो है नाचने गाने का क्या काम, तो ये भी गलत हो जाएगा। मैरिज मैरिज के अंदर जो है ये वर्ल्ड कप एक कप दे रखा है ट्रॉफी टाइप का, तो मैरिज में किसको ट्रॉफी देंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये सब जो है रिलेटेड है सेलिब्रेशन से। ये जो है सेलिब्रेशन में दिया जाता है, कप जो है वो सेलिब्रेशन में दिया जाता है, कोई गेम में जीतना या कोई और फील्ड में। और ये नाचना गाना भी सेलिब्रेशन में ही होता है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 74th क्वेश्चन, रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ ब्लू टू रेड बॉल्स इन ए बैग इज कांस्टेंट। मतलब जो बैग के अंदर ब्लू बॉल्स है, ब्लू बॉल मतलब बी, रेड बॉल मतलब आर, तो ब्लू बॉल और रेड बॉल का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है। आगे क्या बोल रहा है, व्हेन देयर वर 44 रेड बॉल्स द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स वाज 36। अगर बैग में 44 रेड बॉल होती है तो ब्लू बॉल कितनी होगी 36। तो रेड बॉल की जगह तो 44 रख देंगे और बी की जगह रख देंगे 36, तो ये रेशियो भी कांस्टेंट रहेगा। आगे क्या कहता है, इफ द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज 54। अगर ब्लू बॉल्स 54 है तो बी ऊपर है तो ऊपर रख देंगे 54, 54। देन हाउ मेनी रेड बॉल्स विल बी इन द बैग। तो रेड बॉल्स कितनी होगी, आर की जगह एक्स मान लेते हैं क्योंकि हमें मालूम नहीं है रेड बॉल कितनी होगी। तो ये, तो अगर 36 डिवाइड बाई 44 अगर कांस्टेंट है तो 54 डिवाइड बाई एक्स भी कांस्टेंट होगा और इसके बराबर होगा। अब इस वाली इक्वेशन से सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स की वैल्यू आएगी 66। फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है 66। तो रेड बॉल्स कितनी होगी बैग में 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, 7 years फ्रॉम नाउ विराट विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज मोहिंद्र। तो प्रजेंट एज जो है विराट और मोहिंद्र की वी और एम मान लेते हैं। और ये बोला है 7 years फ्रॉम नाउ, अब से 7 साल बाद। तो 7 साल बाद जो है दोनों की एज में 7 7 साल ऐड हो जाएंगे, तो v+7 और m+7। तो 7 साल बाद क्या होता है, विराट की एज जो है वो ट्वाइस, दो गुनी हो जाएगी मोहिंद्र की एज की। तो 7 साल बाद जो है दो गुनी हो जाएगी मोहिंद्र की एज की, विराट की एज। तो v+7 इज इक्वल टू 2 × m+7। आगे क्या बोल रहे हैं, 5 year एगो, 5 साल पहले। तो 5 साल, 7 साल बाद, तो बाद की बात कर रहा था तो प्लस साइन यूज किया, और पहले की बात करेगा तो माइनस साइन यूज करेंगे। तो 5 साल पहले, तो दोनों की एज से जो है 5 साल माइनस करना पड़ेगा। 5 year एगो मोहिंदर्स एज वाज 1 year लेस देन 2/5 ऑफ विराट्स एज। विराट की एज जो है उसका 2/5, उसमें से अगर मोहिंदर की एज को माइनस करेंगे तो इसका डिफरेंस आएगा 1 year। ये कहना चाहता है स्टेटमेंट क्वेश्चन में। तो क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज विराट प्रजेंट एज। तो विराट की जो प्रजेंट एज हमने वी मानी थी, हमने वी की वैल्यू निकालनी है। तो जब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये भी वी और एम में इक्वेशन है, ये भी वी और एम में इक्वेशन है। दोनों से अगर वी की वैल्यू क्या आएगी 55 ईयर्स, आप सोल्व करके देखना 55 ही आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 55, तो 55 आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा एएलपी का फर्स्ट पेपर कंप्लीट। अगर आपको इस तरह का डिटेल्ड सॉल्यूशन अच्छा लगा और बाकी के पेपर्स भी इस तरह से डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ चाहिए, तो प्लीज़ सपोर्ट अस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।